हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माय डियर, आज का क्लास आप सभी का जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेंदी हो सकता है। जैसे कि हम नॉर्मली 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती है, आज 25 से 27 मिनट तक की क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि आज एक ही वीडियो के अंदर हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। माय डियर, मैं हर रोज एक बात कहता हूं कि मैं आपको 500 क्वेश्चन की कलेक्शन नहीं करवाने वाला, जस्ट 150 से 200 के अंदर हमारा टोटल कलेक्शन होगा और सारी क्वेश्चन आपकी इसी के अंदर से आएंगी। माय डियर, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं अगर आपको करवा रहा हूं वो 150 क्वेश्चन के आसपास होगा और सारा क्वेश्चन इसी में से आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। शुरू करते हैं आज का क्लास। माय डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या Which electromagnetic wave have a frequency more than radio wave but less than visual light? My dear, किसमें से निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति रेडियो तरंगों से तो अधिक होनी चाहिए, लेकिन दृश्य प्रकाश से कम होना चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको करना है माय डियर, तो आप सभी को टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसमें रेडियो तरंगे और आपको दृश्य प्रकाश दे रखा है और हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 7 तरंगे हैं, तो सिर्फ 2 है, बाकी और भी 5 है और आपको किसी में किसी को दिया जा सकता है। इसलिए आपको अगर इससे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आसानी से आप सोल्व कर देंगे। बस आपको याद होना चाहिए प्रायोरिटी, ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। माय डियर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप सभी को, जगह तो है नहीं कहीं पे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या होता है यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आता है आपका रेडियो तरंगे। क्या आता है? रेडियो तरंगे, याद रखना है। फिर आता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। फिर इसके बाद आता है इंफ्रारेड और रक्त किरणें। फिर आता है विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश। फिर आता है अल्ट्रावायलेट यू, पराबैंगनी किरणें। उसके बाद आती है एक्स किरणें, फिर आपको गामा किरणें। तो 3 3 6 1 7 हो गई माय डियर। पहली आती है रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड वेव यानी कि और रक्त किरणें, ये हो गए विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, ये अल्ट्रावायलेट, पाराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। माय डियर, ये टोटल 7 होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर। माय डियर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये 7 हमारी तरंगे होती हैं, जिसमें अगर आप माय डियर ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान बढ़ता चला जाता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यानी कि आप राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ लैम्डा का मान बढ़ता चला जाता है। आइडिया, इस बात को समझिए। ये आपको टेबल याद होना चाहिए जस्ट आपको, कि सर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड यानी कि रक्त किरणें, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो जब हम रेडियो तरंगों से गामा तरंगों की ओर जाते फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? बोला सर गामा किरणों की होती है। ये सब का सब बात मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें सारे में मैंने डिस्कस कर रखा है पहले से माय डियर। और जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होता है वो राइट से लेफ्ट बढ़ता चला जाता है, यानी कि राइट से लेफ्ट बढ़ेगा अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा आपको रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव का होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ माय डियर, ठीक। और अगर गामा किरणों की बात की जाए तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है माय डियर। तो इसी बेसिस पे हम लोग अपना क्वेश्चन अब करने वाले हैं।
क्वेश्चन कहता है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति है वो रेडियो तरंगों से ज्यादा हो, यानी कि इस रेडियो तरंग से आवृत्ति ज्यादा हो, इधर हो, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ता चला जा रहा है, और किससे कम हो, दृश्य प्रकाश से। बोला सर विजिबल लाइट ये रहा और रेडियो वेव ये रहा, यानी कि रेडियो तरंग से ज्यादा और विजिबल लाइट से कम। बोला दो होती है सर, कौन, सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। ऑप्शन चेक करेंगे सर, इसमें देखिए सिर्फ माइक्रोवेव दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में आपको, लेकिन अवरक्त किरणें इंफ्रारेड भी हो सकती हैं, पर ऑप्शन में नहीं होता है। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन होगा करेक्ट ना। बोला सर माइक्रोवेव क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यहां 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया होता, लेकिन मैं हर रोज बोलता हूं हिस्ट्री नहीं है माय डियर, याद करते हुए चले गए। आपको हर क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। एक क्वेश्चन पे आपको कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं फिजिक्स में, यही स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए बस माय डियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो उत्पन्न होने का सोर्स होता है, स्रोत होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होती है, यानी कैसे उत्पन्न होती है, उनका सोर्स क्या होता है। यह होता है एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसे आवेश जो गतिशील हैं, या फिर ऑसिलेटिंग सर्किट, जिसमें अलसी ऑसिलेशन अगर हम पढ़ते हैं वहां पे ऐसे चीजें क्या करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं। मतलब कहां दे रखा है सर, ये रहा त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अगर ये आंसर में है तो ये हमारा आंसर है, या फिर अगर हमसे कहता ऑसिलेटिंग सर्किट, अगर ऑसिलेटिंग सर्किट दोलन अगर परिपथ कहता, दोलित परिपथ, तो वो भी हमारा आंसर होता माय डियर। तो ये होगा एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग सर्किट, ये होते हैं हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न करने के स्रोत होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, Which electromagnetic waves are having minimum wavelength, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य किसका होता है माय डियर। तो बोला सर अभी तो बनाए हैं सबसे तरंगों का, तो सबसे कम किसका, गामा किरणों का। बोला कहां, ऑप्शन में है क्या, बोला है, बिल्कुल है, ये रहा गामा रे, इसकी सबसे कम क्या होती है, वेवलेंथ होती है। माय डियर ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब ये पूछे क्वेश्चन तो उसमें गामा रे नहीं दिया रहेगा, हो सकता है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है हमारे स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको गामा रे नहीं दे सकता है। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन दिया रहेगा हमको उसमें से कंपेयर करके आपको मिनिमम बताना होता है। तो जब तक आपको स्पेक्ट्रम याद नहीं है आप कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे माय डियर, ठीक है। हो सकता है गामा रे न दे करके एक्स किरण दे देता, यहां पे बोला एक्सरे है तो एक्सरे हमारा क्या हो जाता, वो आंसर हो जाता है माय डियर। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल। इसी टाइप के क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले शानदार दमदार क्वेश्चंस की ओर माय डियर। देखिए आज के लिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि रडार सिस्टम में हम किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमें क्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज हो गया, या कोई भी ऐसा डिवाइस है जो बाहर की ओर कोई यंत्र घूम रहा है, या कोई भी किसी दूसरे कंट्री का कोई प्लेन हमारे अंदर आ रहा हो, तो उनका डायरेक्शन पता करना है, दिशा पता करना है कि वो किस साइड से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उस नेविगेशन के लिए, सिस्टम के लिए हम लोग किस तरंगों का इस्तेमाल करते हैं अपने रडार में। रडार क्या करता है, दिशा बताता है, पर किन चीज़ों का, ये एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं रडार के सिस्टम में माय डियर, ये हमें बताना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि रडार सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल हम लोग रडार सिस्टम में करते हैं। वहीं टीवी कम्युनिकेशन में, टेलीविजन हो गया या फिर आपका रेडियो हो गया, इसमें हम लोग संचार कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेषण के लिए एक जगह से दूसरी जगह हम लोग सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, ये सब में हम लोग रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसे कैरियर वेव भी हम लोग बोल रहे होते हैं माय डियर। और रडार सिस्टम में किसका इस्तेमाल होगा, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल होता है। किसमें, रडार सिस्टम के अंदर।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड हीट वेव, उष्मीय तरंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उष्मीय तरंगे किसे कहते हैं, यानी कि जो शरीर पे पड़ेगा या किसी भी वस्तु पर पड़ेगा तो उष्मा उत्पन्न कर देगा, हीट जनरेट करेगा, उसी को तो बोलेंगे। बोला सर कौन सी ऐसी वेव होती हैं? बोला सर इंफ्रारेड वेव, औरक्त किरणें जो होती हैं वो सारी हॉट बॉडीज से निकलती हैं। हम इंसानों से भी, हर जानवर से भी, कोई भी दुनिया में गर्म वस्तु है तो वहां से हीट निकल रहा होता है और वो हीट जो है माय डियर वेव के फॉर्म में निकल रहा है, इसलिए उसको हीट वेव बोल रहे हैं। तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी गर्म वस्तु है तो उससे औरक्त किरणें बाहर निकलती हैं माय डियर। तो हीट वेव कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? इंफ्रारेड वेव, यानी कि औरक्त किरणें जो होती हैं उन्हीं को हम लोग उष्मीय किरणें कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि औरक्त किरणें क्या करती हैं? उष्मा पैदा करती है, उत्पन्न करती है, इसलिए औरक्त किरणों इंफ्रारेड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जाता है, उष्मीय तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर नोइंग इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगर प्रिंटिंग। जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि आप लिख देंगे पेन से और दिखेगा नहीं, होता है कि नहीं होता है, पर किसी खास लाइट को जैसे उसके ऊपर आप डालेंगे वैसे वो लिखावट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत से ऐसे मिलते हैं ना, पेन आपको मारकर से लिख देंगे आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन जैसे उसके ऊपर लाइट डालेंगे, एक स्पेशल लाइट डालेंगे, वैसे वो दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कि जो राइटिंग हमको नहीं दिख रही है उसे पता करना है कि क्या लिखा हुआ है, यानी कि अदृश्य अक्षरें हैं, शब्द हैं, या फिंगर प्रिंटिंग का केस है, इन दोनों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? अल्ट्रावायलेट वेव का माय डियर, किसका? पाराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं। बोला सर कहां दे रखा है? कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज, यानी अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल, पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इनविजिबल राइटिंग में। जो अदृश्य लिखावटें हैं, शब्द हैं, अक्षरें हैं, उन्हें पता करने में कि क्या लिखा गया है, या फिर फिंगर प्रिंटिंग के केस में माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Which electromagnetic wave is used for detecting explosive and diamonds माय डियर, यानी कि बम बारूद कहीं पे, जैसे बम बारूद वाला दस्ता होता है ना, टीम होता है गवर्नमेंट का, वो कहीं पे बम छिपा हुआ है तो लेकर के आते हैं, वो लोग पता लगा लेते हैं कि भाई कहाँ पे बम नीचे में छिपा हुआ है, किसी दीवार में, किसी घर में, तो वहाँ पे वो लोग किस रेज का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं। या फिर अगर कोई डायमंड किसी ने छिपा के रखा हुआ है, सोना छिपा करके रखा हुआ है कहीं पे, और उसका पता करना है, तो जो आपका खुफिया विभाग वाला लोग होता है वो इन रेज का इस्तेमाल करता है। और कौन सी वो रे होती हैं? बोला माय डियर एक्सरे होती हैं। कौन सी रे होती हैं? एक्सरे, यानी ऑप्शन नंबर आपका अच्छा ये बी होगा, बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन जो है एक्सरे, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर, जिसका इस्तेमाल, एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में। जैसे कि कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो आप एक्सरे करवाते हैं, तो उसी तरह से कोई अगर हड्डी टूट गई है, बोन्स कोई ब्रेक कर गया है, तो उसके लिए हम लोग यानी कि मेडिकल में भी यूज इस्तेमाल करते हैं एक्सरे का। इसके अलावा हम लोगों ने अभी ने बताया आपको कि कोई छिपा हुआ डायमंड या छिपा हुआ आपका क्या है, गोल्ड है, या छिपा हुआ बम बारूद है, उसका पता लगाने के लिए भी एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं माय डियर। पढ़ते हैं कुछ और शानदार दमदार क्वेश्चन की ओर माय डियर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग पावर, भेदने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा किस विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास होती है। अब ध्यान से सुनिए माय डियर, अगर आपको यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का चर्चा ही ना किया जाए, नाम ही नहीं दिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे, और भी तो तरंगे होती हैं, और भी किरणें होती हैं माय डियर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको विद्युत चुंबकीय तरंग लिखा ही नहीं गया हो, तब वहां पे आपको सोचना पड़ जाएगा कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और कौन सी नहीं भी होती हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है बहुत आसानी से माय डियर। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोल दूं कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं,
ऐसा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा कि किस क्वेश्चन इसमें कौन सी ऐसी किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का हिस्सा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट ही नहीं है। तो बोला कौन सा आंसर हो जाएगा हमारी यार? एक्सरे बोला होती हैं, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें बोला होती हैं सर, गामा किरणें होती हैं, ये रहा अल्फा किरणें। अभी मैंने आपको 7 स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था, उसमें 7 वेव होती हैं, उसमें कहीं अल्फा कण का नाम था, कहीं बीटा कण का नाम था, बोला नहीं था ना, तो अल्फा कण क्या होगी? नहीं होती हैं। आए बात समझ में? अगर अल्फा कण और बीटा कण होता तो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का पार्ट ही नहीं है। बोला कहां का पार्ट है? वो रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है माय डियर। रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स में हमने आपको पढ़ा चुका है, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में माय डियर। तो ये वहां पे अल्फा रे हमारा आंसर हो जाता। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि भाई किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, उसी की भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है माय डियर, क्योंकि वो कहीं पे मुड़ता नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मुड़ ही नहीं रहा होगा, उसके मुड़ने की जो पावर होगी वो बहुत कम होगी। और गामा रेज हम जानते हैं चार्जलेस होता है। जो गामा किरणें होती हैं उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका मतलब ये कहीं पे मुड़ेंगी ही नहीं, कोई आवेश है ही नहीं, तो किसी के प्रति ना ही इनका आकर्षण होगा ना ही इनका विकर्षण होगा, इसीलिए कहीं नहीं मुड़ेंगी, सीधे जाएंगी। और जब सीधे जाएंगी तो इनकी पेंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो कौन आंसर हो जाएगा माय डियर? हमारा गामा रेज हमारा आंसर हो जाएगा, जिनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये चार्जलेस होते हैं, कहीं पे मुड़ते नहीं है। किसी भी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेविएशन नहीं होगा किसी प्रकार का। किसमें? गामा किरणों के अंदर माय डियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, हम सभी को पता है माय डियर कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं कैसे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की वजह से, वेरिएशन की वजह से, और इस वेरिएशन की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं माय डियर। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना का कलांतर, फेज डिफरेंस कितना होता है माय डियर? तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। तो फेज एंगल कितना हो जाएगा? बोला सर फेज एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कलांतर, फेज डिफरेंस कितना होता है? आपका होता है 0 डिग्री माय डियर। ठीक है, एक सेकेंड माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। हमें ये बताना, तो आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम सर होता है उसमें हम लोग कैसे बनाते हैं। बोला सर कुछ इस तरीके से होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कहाँ चलता है सर? वो एक्स एक्सिस में चल रहा होता है। आया बात समझ में? और इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत दिशा में होता है। दोनों के लंबवत दिशा में होता है। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ई विद्युत क्षेत्र और बी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत दिशा में। देखिए वेक्टर में पढ़ना होता है ए क्रॉस बी माय डियर। ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी होता है माय डियर, ये जो वैल्यू होता है वो आपको ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी, ये जो होता है ए और बी दोनों के लंबवत डायरेक्शन में होता है। इसलिए हमारा डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लंबवत दिशा में होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ई क्रॉस बी पैरेलल टू ई क्रॉस बी हो जाएगा। यानी ई क्रॉस बी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। इनके क्रॉस प्रोडक्ट है, इनके समानांतर होता है। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के पैरेलल समानांतर होती है। आज के लिए माय डियर 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो अब आ गए हैं माय डियर हम लोग आज की क्लास के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर था उसके आखिरी 2 क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आज सिर्फ एक ही क्लासेस होंगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्लास होगा जिसमें 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसी पे बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने और भी डिस्कस किए हैं माय डियर। इसी में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे माय डियर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 आज का क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, किसी माध्यम में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी चाल क्या होती है, ये हमें बताना है। अब सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है कि सर किसी माध्यम में अगर बतानी है, इसका मतलब हवा की बात नहीं कर रहा होगा। अगर हवा या निर्वात की बात करता, वैक्यूम की बात करता, एयर की बात करता, तो वो मेंशन कर देता कि भाई एयर है हमारा, कि भाई एयर के लिए बताता। तो हमें अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें देखेंगे ध्यान से कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर जो प्रकाश की चाल होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप सभी को पता होगा कि जो लाइट हमारा प्रकाश होता है वो प्रकाश लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कहीं ना कहीं प्रकाश की बात कर रहे होंगे। तो प्रकाश की स्पीड c, और ये क्या होती है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। और जब इसकी वैल्यू आप उठा कर रखेंगे तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इतनी आती है, सबको पता है। तो बोला सर ये जो c है लाइट की स्पीड, जो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। म्यू नॉट चुंबकशीलता होती है, परमिएबिलिटी होती है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता होता है हवा का या वैक्यूम का। वैल्यू दोनों की कांस्टेंट होती है, रखेंगे c मिल जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एयर या वैक्यूम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड होती है। लेकिन अगर किसी दूसरे माध्यम में हमें बतानी है, तो दूसरे माध्यम के लिए हमें उस मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ती है। ये तो हवा की ना परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है और परमिटिविटी है। अगर कोई दूसरा मीडियम है माय डियर, तो उस दूसरे मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी हमको लेनी पड़ेगी। बोला सर बिल्कुल ले लेंगे। तो आप जो है रूट अंडर में क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्पीड 1/म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। बोला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, कोई दूसरा माध्यम है। और हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है सर, म्यू इजकल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन इजकल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया है। म्यू इजकल टू म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब आप क्या देख रहे हैं कि सर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपस में गुना हो रहा है और रूट के अंदर है, रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, c होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, पूरा ये और ये यहां से हट जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, c मिल जाएगा। अपॉन में रूट अंडर क्या बचा रह जाएगा, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो गायब हो गया, उसकी जगह पे हमने c लिख दिया है, जो बच गया वो लिख दीजिए म्यू आर एप्सिलॉन आर। बोला सर ऐसा कहां दे रखा है, बोला ऐसा नंबर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। किसी दूसरे माध्यम में अगर हमें बतानी है हवा को छोड़ करके किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड चाल, तो c/√अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर होता है। जहां म्यू आर क्या है, सापेक्षिक चुंबकशीलता, ये सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी माय डियर। ठीक है, आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। शानदार क्वेश्चन है माय डियर। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको पढ़ाया था चैप्टर, तब भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन दुनिया भर के कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। डायमेंशन ऑफ 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे, यहां देखिए माय डियर, यहां से यहां कंपेयर करना है, बात खत्म माय डियर। सर क्या दे रखा है, ये देखिए रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या है, बोला सर केवल रूट ही तो हट गया है। बोला सर रूट हट गया है, कंपेयर कर लीजिए, ये देखिए कंपैरिजन कीजिए। बोला सर ये क्या है, ये तो स्पीड है सर, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, बोला सर LT का पावर -1 होता है। ये रहा स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT का पावर -1 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, LT का पावर -1 डायमेंशन होता है। पर आप ध्यान से देखिए, तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तभी तो इसका रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा। इसका मतलब ये लाने के लिए लाइट की स्पीड थी उसकी स्क्वायर करनी थी, आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पीड को स्क्वायर करना था। तो बोला सर इसका मतलब डायमेंशन भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमेंशन का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पावर जो यहाँ 1 था वो 2 हो जाएगा, यहाँ -1 था -2, कहाँ ऑप्शन में दे रखा है, बोला सर ये रहा ऑप्शन नंबर सी, L का स्क्वायर और T का पावर -2। ये रहा माय डियर। आया बात समझ में। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रूट अंडर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो डायमेंशन क्या होगा। तो बोला अगर याद है कि सर तो स्पीड होती है तो मीटर पर सेकेंड, LT का पावर -1 टिक कर देंगे। अगर C का पूछ रहा है, अगर 1 पूछ कर आए तो हम लोग
एल टी का पावर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर टी का पावर -2 हो जाएगा। तो ये था माय डियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल थे इस चैप्टर के वो मैंने एक ही वीडियो के अंदर करा दिए हैं। आपके एग्जाम के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव यहां से आता है तो इन्हीं 12-13 क्वेश्चनों में से आएगा माय डियर। आशा करता हूं हर रोज की तरह कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।